हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। आज हम कुछ ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल मिस्टेक्स की बात करेंगे जो हम में से बहुत लोग करते हैं और उसी वजह से हम वेल्दी या रिच नहीं बन पाते। वो फाइनेंशियल मिस्टेक बिजली का बिल पे करने से लेकर क्रेडिट कार्ड अमाउंट पे करने तक है। बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल चीज़ें हैं जो हम ध्यान नहीं रखते हैं और जिसकी वजह से हम अपनी जो भी हार्ड अर्न मनी है उसे वेस्ट कर देते हैं या ऐसी चीज़ों पर स्पेंड कर देते हैं जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। तो वो कैसी कैसी फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं वो सब आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आप ये वीडियो और भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम सभी को फाइनेंशियली एजुकेट कर सकें। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक फाइनेंशियल मिस्टेक के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला कि कुछ लोग अपना सारा पैसा जितनी भी इनकम सैलरी से आती है वो सभी अपने सेविंग बैंक अकाउंट में छोड़ देते हैं। सेविंग बैंक में पैसा रखना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है क्योंकि उसके ऊपर आपको कुछ भी अर्निंग नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5% पर एनम की अर्निंग होती है और आपका इन्फ्लेशन रेट जो है आजकल कंट्री में 6 से 7% चल रहा है। तो यदि आप भी उनमें से शामिल हैं जो अपना पूरा पैसा सेविंग अकाउंट में ही रखते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उस पैसे को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां पर आपको अच्छा रिटर्न मिले। दूसरी मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं कि अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट में रखते हैं। फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट आजकल 8-9% का रिटर्न दे रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो आजकल कंट्री में 6 से 7% है। तो यदि आप लोग भी फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट में पैसा रखते हैं तो उनमें पैसा उतना ही रखिए जितना आपको 4-5 महीने में ज़रूरत पड़ती हो। जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करें ताकि आपका पैसा ग्रो करे और फ्यूचर में आपके काम आए। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखना इसका मतलब है आप सिर्फ इन्फ्लेशन रेट के बराबर ही पैसा कमा रहे हैं और उससे कुछ ज़्यादा अर्निंग नहीं कर रहे। तो आज ही या जब भी आपके फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो उस पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए। तीसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम क्रेडिट कार्ड की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते और हमेशा जब भी कोई परचेज़ करते हैं अपना डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है क्योंकि जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उसके बहुत फ़ायदे हैं। उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं। तो कभी भी आप कोई भी खर्चा करें तो क्रेडिट कार्ड से करें और डेबिट कार्ड को यूज़ ना करें। उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं जिसको आप उस वीडियो में देख सकते हैं। नो मेडिकल इंश्योरेंस फॉर यू एंड योर फैमिली। बहुत से लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं कि कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं लेते, ना अपने लिए ना फैमिली के लिए। उससे आप बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। आजकल आप देखते हैं डेंगू, मलेरिया या कोविड, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कभी भी किसी को हो सकती है। और कोई भी आपका फैमिली मेम्बर या आप यदि बीमार हो गए और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया तो आपके ऊपर इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाता है कि उसको चुकाते चुकाते आपकी सारी सेविंग्स ख़त्म हो सकती हैं। तो इसीलिए आपके पास एक मेडिकल पॉलिसी ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो कम अमाउंट की हो, लेकिन मेडिकल पॉलिसी ज़रूर लें। उस पर भी एक मेरा वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हेल्थ पॉलिसी लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उन बातों का उसमें जिक्र किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आपके पास एक मेडिकल पॉलिसी ज़रूर होनी चाहिए। जो पांचवी मिस्टेक हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम कोई भी अपना फ्यूचर का फाइनेंशियल प्लान या फैमिली के लिए कोई भी फ्यूचर गोल सेट नहीं करते। यदि आपके पास कोई फ्यूचर गोल नहीं होगा तो आप उसको रीच कैसे करेंगे। तो हमेशा आपको अपना फाइनेंशियल गोल सेट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको 10 या 15 साल बाद कितना अमाउंट चाहिए, या उनकी शादी के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए, या आपको यदि कोई फॉरेन ट्रिप करनी है तो उसके लिए आपको कौन से साल में कितना पैसा चाहिए, रिटायरमेंट के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, इन सब का आपको फाइनेंशियल गोल बनाना चाहिए और उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि आपको पता रहे कि कौन से साल में आपको कितना पैसा चाहिए। एक और मिस्टेक जो हम करते हैं वो एसेट और लायबिलिटीज़ की में डिफरेंस नहीं जानते। हम मान लेते हैं कि जो चीज़ें हम खरीद रहे हैं वो एसेट हैं, लेकिन
हो सकता है वो लायबिलिटी हो। जैसे कार, कई बार हम होता है कि 20-25 लाख रुपए की कार ले लेते हैं और हम सोचते हैं कि कार एक एसेट है, जबकि कार एक लायबिलिटी है। उसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए की कार ली, अब कम से कम उसके ऊपर हर साल आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस देना पड़ेगा। उसके अलावा जो उसकी सर्विस करानी पड़ेगी वो भी आपको खर्चा करना पड़ेगा। और जो कार है, जैसे ही आप खरीद के शोरूम से बाहर आते हैं उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए कम हो जाती है। तो कार एक तरह से लायबिलिटी है। कार आपके लिए यूज़फुल हो सकती है लेकिन वो आपको फ्यूचर में कमा कर नहीं देगी। एसेट वो होती है जो फ्यूचर में आपको कमा कर देगी। तो लायबिलिटीज़ और एसेट के बीच में डिफरेंस करना शुरू करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट करें। गाड़ी आप ले सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी ना लें। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप महंगी गाड़ी लेना सोच सकते हैं, बट यदि आप डिसेंट कमाते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी ना लें जिससे आपको ईएमआई या उसका लोन का इंटरेस्ट पे करने में बहुत खर्चा हो। इसलिए डिसेंट एक नॉर्मल गाड़ी लें जिससे आप उसका यूज़ कर सकें। याद रखिए, गाड़ी एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। एक और गलती हम क्या करते हैं, बाइंग न्यू टेक्नोलॉजी एज इट अराइव्स। आप देखते होंगे जैसे आईफोन की एप्पल कंपनी है, वो हर साल एक नया मॉडल लॉन्च कर देती है। यदि हम देखें तो यदि हम फ़ोन ख़रीदें वो 3-4 साल आराम से चल जाता है, लेकिन कई जो यंगस्टर हैं या और भी लोग हैं वो क्या करते हैं कि इस साल एक आईफोन ख़रीदा, आईफोन 13, और नेक्स्ट ईयर जब एप्पल ने आईफोन 14 लॉन्च किया तो मैंने फिर से आईफोन 14 खरीद लिया और आईफोन 13 को या तो बेच दिया या ड्रॉअर में डाल दिया। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो आप लोगों को दिखाने के लिए हर साल आईफोन पर पैसा खर्च कर रहे हैं, जिससे आप फाइनेंशियली सेव नहीं कर पा रहे और अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर पा रहे। यदि आपने एक फ़ोन ख़रीदा है तो उसको उसकी पूरी लाइफ तक यूज़ करें, ताकि जो पैसा आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका अच्छे से यूज़ करें और सेव करें। हर साल आप यदि एप्पल का आईफोन ख़रीद रहे हैं तो आप अपने ऊपर बोझ डाल रहे हैं। ओवर बाइंग ऑन डिस्काउंट्स, कई बार हम देखते हैं कि किसी शॉप पे बोर्ड लगा होता है 50% सेल, 60% सेल, और हम जाकर बहुत सारे कपड़े खरीद लाते हैं जबकि उन कपड़ों की हमें ज़रूरत भी नहीं होती। हमारा अलमीरा पहले से ही बहुत ज़्यादा भरा होता है और हम उन कपड़ों को देखते नहीं हैं कि हमारे पास बहुत सारे कपड़े ऑलरेडी हैं, लेकिन हम सोचते हैं ओह डिस्काउंट लगा हुआ है, फेस्टिवल सीज़न में बहुत सारा डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं और कपड़े खरीद लेता हूं और अपने अलमारी को भर लेता हूं। लेकिन उससे आप क्या कर रहे हैं, आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी दुकानदार डिस्काउंट का बोर्ड लगा रहा है वो पहले ही उनका एमआरपी बढ़ा देता है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। आप सिर्फ कपड़े खरीद कर अपनी सेविंग कम कर रहे हैं और दुकानदार को बेनिफिट दे रहे हैं। तो कभी भी जितनी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा आइटम ना खरीदें और जितना ज़रूरत हो उतना ही खरीदें और अपने पैसे को बचाएं। एक गलती और हम क्या करते हैं, हम हमेशा चीप खरीदना चाहते हैं जबकि हमें खरीदना चाहिए बेस्ट वैल्यू। ज़रूरी नहीं है कि चीप हमेशा अच्छा हो। तो मान लीजिए आपने एक 500 रुपये के शूज़ खरीदे, वो 500 रुपये के शूज़ 3 महीने में ही फट गए। लेकिन मान लीजिए आप 2000 रुपये के एक ब्रांडेड शूज़ खरीदते हैं और वो 2-3 साल निकल जाते हैं, तो आपको बेस्ट वैल्यू वाली आइटम खरीदनी चाहिए, ना कि हमेशा चीप आइटम खरीदनी चाहिए। तो इन बात का हमेशा आप ध्यान रखें। एक बहुत बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं समझते। हमेशा जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको समझें और ट्रैक करें। जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए या एसआईपी की है म्यूचुअल फंड में, उसको हर साल ट्रैक करिए कि क्या वो आपको बेनिफिट दे रहा है या लॉस। यदि कोई इन्वेस्टमेंट आपको लॉस देती है तो आप उसको बेचकर किसी और इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिले। ऐसा ना कीजिए कि यदि 1 साल लॉस हो गया तो आप उसका वेट करें कि 2-3 साल में वो रिकवर हो जाएगा। हाँ, यदि आपको पक्की गारंटी है या विश्वास है कि ये एसेट बढ़ेगी तो ज़रूर आप उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को अंडरस्टैंड कीजिए। एक और बहुत बड़ी गलती जो युवा वर्ग के लोग करते हैं कि इन्वेस्टमेंट टाइम पर नहीं करते। इसका मतलब ये है कि यदि आप 18 साल के हो गए हैं या उससे भी पहले, आपको इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्दी शुरू करना है ताकि यदि आप 40-50 साल की एज तक आएँ तो आपके पास एक मोटी अमाउंट हो, यदि आपको जल्दी भी रिटायर्ड होना पड़े या कोई और प्रॉब्लम आ जाए। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट टाइम पर कीजिए, यानी कि 18 साल या उससे कम उम्र से ही आप यदि इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो आपके पास 30-35-40 साल की उम्र में एक बहुत मोटी रकम जमा हो जाएगी, जिससे आपकी
का आपका फ्यूचर और आपकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। मान लीजिए आप 18 साल में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपके 1 करोड़ रुपए की रकम चाहिए तो वो 40-45 साल तक हो जाएगी। यदि आप 30 साल से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपको 5-10 साल एक्स्ट्रा चाहिए होंगे उसी रकम को जुटाने के लिए। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट टाइम से कीजिए। एक और मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि मनी मैटर्स को अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं करते। आपकी एक पर्टिकुलर सैलरी है, मान लीजिए हर महीने आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपकी फैमिली मेंबर सोचते हैं कि मेरे पापा या मेरे भाई 1 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं तो कोई हमें ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फैमिली को ये नहीं पता होता कि उस 1 लाख रुपए में से 40,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट घर की चली जाती है, 30,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट गाड़ी की चली जाती है, तो हमारे पास सिर्फ 30,000 रुपये बचते हैं जिससे हमें मंथली गुजारा करना होता है। लेकिन फैमिली को लगता है कि 1 लाख रुपये की कमाई हो रही है तो मैं अपने सारे शौक पूरे कर सकता हूं, ब्यूटी पार्लर्स पे खर्च कर सकते हैं, हम पार्टीज कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली को पता ही नहीं कि हमारे पास कितना पैसा बच रहा है ईएमआई जाने के बाद। तो ये सारे मनी मैटर्स को आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर डिस्कस करें। जब भी आप रात को डिनर या सुबह ब्रेकफास्ट इकट्ठा करते हैं तो आप इस मुद्दे को छेड़ सकते हैं, या कभी भी वीकेंड पर जब भी आप खाना खाएं तो आप अपनी फैमिली को मनी मैटर्स के बारे में अवगत कराएं, जिससे वो भी आपको सपोर्ट कर सकें और घर में भी कलेश ना हो। इसके बाद एक और बहुत बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम लोग जब सैलरी या हमारी इनकम आती है मंथली, हम अपने सारे खर्चे करते हैं और जो भी बचता है उसे सेव करते हैं। जबकि वॉरेन बफेट का ये कहना था, जो कि यूएस के बहुत फेमस इन्वेस्टर हैं और बिलियनर हैं, वो कहते थे पहले आप अपना एक प्लान बनाइए कि जितनी भी मेरी इनकम आएगी उसमें से 20% मैं सेव करके इन्वेस्ट करूंगा और उसके बाद जो बचेगा उसको खर्च करूंगा। तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि जो भी इनकम आती है उसका 1% पहले ही इन्वेस्ट करें और उसके बाद जो पैसा बचे उसे ही खर्च करें। यदि आप खर्चा करने के बाद जो बच जाता है उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और अपने फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। एक और बहुत बड़ी गलती जो हम सब लोग करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस नहीं खरीदते। टर्म इंश्योरेंस हर एक अर्निंग मेंबर को लेना चाहिए, जिससे आजकल जितनी भी अनहोनी हो रही हैं या हमारी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, तो अर्निंग मेंबर फैमिली के कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर हो। इसलिए हमेशा टर्म इंश्योरेंस जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस के ऊपर मेरा एक अलग से वीडियो है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे आप देख सकते हैं, ताकि टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त आप उन बातों का ध्यान रखें। एक बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक जो आजकल हर एक बंदा कर रहा है कि वेस्टिंग टाइम ऑन नॉन एसेंशियल थिंग्स ऑन सोशल मीडिया। आजकल हम देखते हैं कि हम सब लोग सोशल मीडिया यानी फेसबुक, यूट्यूब पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं और बेकार के वीडियो देखते हैं। अब आप कहेंगे हम आपका भी तो वीडियो देख रहे हैं तो इस पर भी टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, इस वीडियो को देखने से आपकी नॉलेज बढ़ रही है, तो ऐसे वीडियो या ऐसी चीज़ों पर टाइम इन्वेस्ट करें जिससे आपकी नॉलेज बढ़े और आपको फ्यूचर में कुछ बेनिफिट हो। हमेशा उन चीज़ों पर टाइम लगाएं जिससे आपको कुछ फ्यूचर में बेनिफिट हो। कभी भी अपना टाइम वेस्ट ना करें सोशल मीडिया पर। इसके बाद एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं कि अपने बच्चों को मनी की वैल्यू नहीं समझाते। हम बच्चों के सामने कहते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, जैसे ही आप हाथ घिसेंगे तो पैसा आ जाएगा। तो बच्चों को भी बचपन से यही आदत लग जाती है कि पैसा कमाना बहुत आसान है और हम जितना मर्जी खर्चा कर सकते हैं। तो कभी भी ऐसा मत कीजिए और अपने बच्चों को पैसे का महत्व समझाइए कि हर एक रुपए की इंपॉर्टेंस होती है। कुछ भी आप खरीदें तो हमेशा दुकानदार से नेगोशिएट करें कि 5 या 10% डिस्काउंट हमें दे, क्योंकि बच्चों को अगर आप शुरू से ही मनी की वैल्यू समझाएंगे तो वो आगे चलकर समझदार बनेंगे और आप ही के काम आएंगे और पैसा उनका और बचेगा। हर रोज़ हमें भगवान 86,400 रुपये, जो कि 86,400 सेकंड होते हैं, हर रोज़ हर बंदे को देता है। और उस पैसे या उन टाइम का यूज़ हमें बहुत इफ़ेक्टिवली करना चाहिए। कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये जो 86,400 रुपये टाइम की फॉर्म में आपको रोज़ मिल रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ सीखने में लगाइए, अपने आप को बेहतर बनाने में लगाइए, ताकि आपका फ्यूचर इम्प्रूव हो। कभी भी इस समय को वेस्ट मत कीजिए।
एक बहुत बड़ी गलती जो हम सब लोग करते हैं कि अपनी बैंक या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट चेक नहीं करते। आपको ये नहीं पता कि बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां जो है बहुत बार बहुत सारे अनवांटेड खर्चे या अनवांटेड एक्सपेंसेस आपकी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में लगा देती है, जिससे आपको बहुत नुकसान होता है। तो आपको हमेशा रेगुलरली पर मंथ हर एक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट को गो थ्रू करना चाहिए, और कोई भी ऐसे अनवांटेड खर्चे हों तो आपको बैंक से संपर्क करके उसे ठीक करवाना चाहिए। एक बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं कि हम अपने टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी के बिल टाइम पर पे नहीं करते। इससे क्या होता है कि वो कंपनियां आपके ऊपर और एक्स्ट्रा पेनल्टी लगा देती हैं, जो कि इंटरेस्ट में यदि हम कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे मान लीजिए आपका IGL गैस का बिल 1,000 रुपये आया, और यदि आपने उसे टाइम से पे नहीं किया तो उसके ऊपर 200-300 रुपये की पेनल्टी लगा देगी। तो 1,000 रुपये पे 200-300 रुपये की यदि पेनल्टी लगेगी तो वो 20% के करीब हुआ, और हमें लगता है कि हम सिर्फ 200 रुपये दे रहे हैं, जबकि वो एग्जैक्टली 20 या 30% हो सकता है। तो अपने बिल हमेशा ड्यू डेट से पहले पे करें, जिससे आप उस पैसे को बचा सकें। इसके बाद एक बहुत ज़्यादा बड़ी गलती लोग आजकल ये करते हैं कि जब क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आती है तो उस पर एक अमाउंट लिखा होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू, और लोग सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड कंपनी हमसे सिर्फ मिनिमम अमाउंट मांग रही है और हमें वही पे करना चाहिए। यदि आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो आज ही उस गलती को सुधारिए, क्योंकि मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करने के बाद जो अमाउंट लेफ्ट रह जाता है उसके ऊपर 35 से 40% का एनुअल इंटरेस्ट बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी आपके ऊपर लगा रही है, जो कि मंथली 3 से 3.5% होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। कभी भी आपको क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट ड्यू पे नहीं करना चाहिए और हमेशा फुल अमाउंट पे करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी मेरा एक अलग से वीडियो है, जिसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको आप ध्यान से देखें और क्रेडिट कार्ड के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन जानें। इसके बाद एक और बहुत बड़ी मिस्टेक जो आप करते हैं वो ये है कि कभी भी लोन या क्रेडिट कार्ड की जो EMI है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है, उसको मिस ना करें। हमेशा हर EMI को टाइम से पे करें, नहीं तो जो पेनल्टी और इंटरेस्ट रेट बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी आप पे लगाती हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, और उस पैसे को आप बचाकर अपने सेविंग में लगा सकते हैं, जिसके आपका फ्यूचर इंप्रूव हो। क्योंकि बैंक और क्रेडिट कंपनियां यही चाहती हैं कि आप EMI मिस करें, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस और पेनल्टियाँ आपके ऊपर लगाएं। तो कभी भी अपनी EMI मिस ना करें। पार्टीज कैन वेट बट EMI कांट वेट। इसके बाद एक और मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, एक तरफ तो हम लोन लेते हैं और उसके बाद हम गोल्ड खरीदते हैं। कभी भी आप ज़्यादा गोल्ड ना खरीदें, क्योंकि गोल्ड खरीदते ही आपका 20 से 25% मेकिंग चार्जेस लग जाता है। तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की गोल्ड चेन खरीदी, यदि आप अगले दिन भी उसे बेचने जाएंगे तो आप 80,000 रुपये से ज़्यादा नहीं पाएंगे, तो 20,000 रुपये का आपको लॉस खरीदते ही हो गया। तो कभी भी गोल्ड उतना ही खरीदें जितना आपको ज़रूरत हो, बाकी जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, ताकि आप उसके ऊपर लूज़ ना करें। गोल्ड में हमेशा आप लूज़ करते हैं, जिससे 15-20% मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं। तो ऐसी और भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, लेकिन यदि आप ये जो मैंने आज मिस्टेक्स बताई हैं इन पे ध्यान देंगे तो आप बहुत पैसा बचा पाएंगे, और उस पैसे को अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करेंगे, ताकि आपका और आपकी फैमिली का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो। इन बातों पे ज़रूर ध्यान दीजिए और अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेटेड बनाइए, ताकि आपका फ्यूचर बहुत स्ट्रांग हो। आजकल आप देख रहे होंगे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, जो कि बहुत गलत है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड होंगे और बहुत मैच्योर हो जाएंगे, और आपकी फैमिली एक अच्छी लाइफ जी पाएगी। जितनी भी मैंने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में आपको बताया है, आगे से आप उन बातों का ध्यान रखेंगे, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक थी जो आज तक आप कर रहे थे और आगे से आप नहीं करेंगे, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे और आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी इम्प्रूव होगा। तो फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें। उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ ही आप इस वीडियो को और भी लोगों से शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं वही 2 बातें कहना चाहूँगा। पहला, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। और सेकंड, कम से कम एक अच्छा काम रोज़ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।